सो आप जानते हैं ईयर जो है इट इज़ अ स्पेशल सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन जिसमें हेयरिंग, ऐसा हेयरिंग ऑर्गन हम इससे हेयरिंग ऑर्गन है यानी सुनने का काम करता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट हेयरिंग, इसका एक और काम है दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे पोस्चर से है, ठीक है, और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो कोई चक्कर आते हैं, ठीक है, कभी कभी चक्कर मेनली ज़्यादातर इसी वजह से आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, नॉट ज़्यादातर, ठीक है। सो इसके दो काम होते हैं, एक तो काम इसका हो गया हेयरिंग ऑर्गन का है, सुनने का काम करता है, दूसरा इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम यानी आपके पोस्चर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ईयर ऑसिकल्स, दीस आर थ्री बोन्स। So it has two functions, hearing function and maintaining the equilibrium. जो आपका ईयर होता है हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं as visible in the image. The first is the external ear. This the green part is external ear that comprises of this auricle part जो बाहर का आपका कान visible है आप लोगों को, that is called as auricle or pinna. Then we have an auditory tube inside that is called as external acoustic metres or auditory tube. Then we have, this is the external ear. After the external is a middle ear. Middle one contains the three bony part, the malleus, incus and stapes. And then of course we have the internal ear that contains cochlea and the bony labyrinth, semicircular canals and each and everything, okay. So this is the three parts of the ear. The external one, the green part, the blue part is the middle ear, and the orange one is the internal ear. So today we are going to talk about the external ear. External ear जो आपका है, अगर आप देखेंगे तो इसके दो पार्ट हैं, the outer part that is the auricle और pinna जो आपको बाहर से visible है, this complete ear is called as auricle और pinna, and then we have a tube inside जो middle part को connect करेगा, that is called as auditory tube और external acoustic metres. कमिंग टू द ऑरिकल, ऑरिकल जो है आपका जो कान है इसमें काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स इट इज पेयर्ड, आपके पास दो हैं ऑन ईच साइड ऑफ द हेड. देन जो इसका मेन फंक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज समवट एज क्लियर इन द पिक्चर. ये इस तरह का होता है कि इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, ठीक है, इसका काम कलेक्शन का है. वैसे ये आपका हाफ सर्कल भी हो सकता था फॉर बेटर, बट जो भी है कुदरत को जो ज़्यादा बेहतर लगा, तो कुदरत ने जिस तरह से हम लोग को कान दिया है वो इस तरह का है दैट इट कैप्चर्स द साउंड वेव्स एंड टेक्स द वेव्स टू द मिडल ईयर. अब अगर हम बात करें इसमें हिस्टोलॉजी की, कैसे बना है, क्या है, सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल कार्टिलेज. एक सिंगल कार्टिलेज है दैट इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड दैट टू क्रम्पल्ड. क्रम्पल्ड यानी स्ट्रेट नहीं है, उभार हैं, जैसे आपको पता है आपके कान में उभार होते हैं. सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल क्रम्पल्ड येलो इलास्टिक कार्टिलेज. आप पढ़ेंगे इलास्टिक कार्टिलेज भी दो टाइप के होते हैं, येलो एंड वाइट. सो दिस इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड ऑफ कोर्स इट इज लाइन बाय द स्किन ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर और नीचे दोनों की तरफ. दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, या हम कहते हैं लेटरली और मिडली, जिस तरह से भी आप इसको देखें. इसके दोनों तरफ देयर इज अ स्किन लाइनिंग. हमने भी बोला कि जो हमारा ऑरिकल है, हमारा पिना है, दैट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कंप्लीट ईयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. बट जो सबसे लोअर पोर्शन होता है, दिस पार्ट, this the most lower portion is devoid of cartilage. Instead it contains loose alveolar tissue, that is the fatty tissue इसमें present होता है, and this part is called as lobule. जहाँ पे girls piercing करती हैं for earrings and all, that part is called as ear lobule and that contains loose connective tissue. Next is a large depression. आप जैसे ही अपने कान में अंदर देखेंगे बीच में एक लार्ज डिप्रेशन है, अंदर की तरफ खोखलापन है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉनका. सो दिस इज कॉनका. नीचे आपका ये लोब्यूल हो गया, लोब्यूल के जस्ट ऊपर आप जाएंगे जो अंदर डिप्रेशन होता है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज कॉनका. The next structure is helix. What is helix? Helix exactly आपका जो बाहर की outer part होता है, ठीक है, that outer curvature is called as helix.
हेलिक्स की जैसे ही आप अंदर जाएंगे एक और उभार होता है, दैट उभार इज कॉल्ड एज एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स जब ऊपर की तरफ आपके कान में ऊपर की तरफ आता है तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सुपीरियर क्रस्ट एंड द इंफीरियर क्रस्ट। एग्जैक्टली इसके स्टार्टिंग को हम बोलते हैं क्रस्ट, दिस पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज द क्रस्ट। सो दिस इज क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी इसके दो रूट्स हैं जो फर्दर एंटी हेलिक्स में एक सिंगल में चला गया है। सो दिस आर कॉल्ड सुपीरियर, ऊपर वाले को हमने बोल दिया सुपीरियर क्रस्ट, नीचे वाले को हमने बोल दिया इंफीरियर क्रस्ट, एंड दे कंटिन्यूड एज एंटी हेलिक्स, यानी हेलिक्स के सामने है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी हेलिक्स। Between the two superior and the inferior crust, there is a triangular fossa. ठीक है, this triangular fossa is called as fossa triangularis और scaphoid fossa. Usually इसे fossa triangularis के नाम से ही जाना जाता है, but in certain books in certain areas you'll find another name that is called as scaphoid fossa. The scaphoid fossa is nothing but it's a triangular depression. जैसे यहाँ पे कौन का था एक depression था, similarly यहाँ पे एक triangular depression पाया जाता है between these two. As such complete sharp nahi hai, but still it's somewhat triangular in shape, so it's called as fossa triangularis or scaphoid fossa. Next is tragus. What is tragus? So अगर आप अपने कान को, हमने अभी तक जो पढ़ा हम पहले वो देखते हैं, दिस इज द लोब्यूल पार्ट, द लोअर पार्ट में जो ये आपको दिख रहा है इसका तब भी बहुत छोटा है, लोगों का बड़ा भी होता है, कुछ लोगों में प्रेजेंट भी नहीं होता, सो डजंट मीन एनीथिंग, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका एज सच सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से गर्ल्स में यूज है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है. So this is the lobule part, the lower portion that is contains the loose connective tissue. And then this is the helix part. Look, this is the helix. The outer curvature is the helix. Then we have anti-helix. Just in front of it is the anti-helix. This is anti-helix. और ये ऊपर जैसे मैंने आपको बताया सुपीरियरली जब ये जाता है then it is divided into two parts, two roots, the superior crust and the inferior crust, and in between the two crusts is the scaphoid fossa, clearly visible है आपको कान में. Then हमने बात किया कॉनका की, so this area is called as concha. Now coming to this area, this projection is called as tragus. This is an elevation just anterior to the auditory tube. Auditory tube है आपका जो अंदर जा रहा है, and this area is called as tragus. In front of just tragus, आप अपने कानों में भी देखें तो सब आपको visible होगा. Just in front of the tragus is another small elevation. This is called as antitragus. Just in front of it, so it is called as antitragus. And in between the tragus and antitragus, of course, there is a notch. This is known as intertragic notch. दो ट्रैगस के बीच में जो नॉच है that is intertragic notch. Then जैसे हमने आई में पढ़ा था, we have external and internal extrinsic and intrinsic muscles होते हैं, not intrinsic but extrinsic muscles होते हैं वहाँ पे, intrinsics भी होते हैं but exactly उनका कुछ खास काम नहीं होता है, सिर्फ डायलेट करना होता है pupil and all को. So extrinsic, yeah, same in the case of ear, we have two type of muscles, the extrinsic and the intrinsic muscles. But these muscles are vestigial in humans, यानी ये present तो है because we have of course evolved from certain species only, so they are vestigial in humans because we cannot move our ear. कोई भी अपना कान नहीं मूव कर सकता, बट जब हम बात एनिमल्स की करते हैं, मैमल्स की करते हैं, सो यू हैव सीन कि मैमल्स जो होते हैं वो अपने कान हिला सकते हैं. आप गाय देखिए, अपने बफेलो देखिए, सो दे कैन मूव देयर ears. So in that case, in case of cow and buffalo, these muscles help in movement, either upward, lower, lateral, जो भी उनका movement होता है तो वहाँ पे ये मदद करती हैं. But in our case, the muscles are present, but they are not functioning. Anything that is not functioning, जिसका कोई काम नहीं, अगर निकाल के फेंक दोगे तो कोई मसला नहीं है, so that is vestigial to human. So because they are unfunctional in humans, they are vestigial, but they are present. In present hai, but they are not functioning. So ear contains some extrinsic and intrinsic muscles that are vestigial. Then the most important part of the ear is the incisura terminalis. Well, आपसे लगा होगा इतना पढ़ा आपने, but the most important part is the incisura terminalis. What is incisura terminalis? Incisura terminalis is this area जहाँ पे रूट ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स स्टार्ट हो रहा है एंड ये आपका ट्राइगस है, इन दोनों के बीच में यानी जो छोटा सा ये एरिया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंसिजुरा
terminalis. And of course this incisura terminalis जैसा कि लिखा हुआ है, it is devoid of cartilage. हम जहाँ पे भी हाथ लगाएंगे अपने कान में, पूरे कान में, आप you'll find up to here, this part, this all contains the cartilage, the yellow elastic cartilage, but this part doesn't contains. आप चाहें तो आप अपने हाथ से फील कर सकते हैं कि ट्रेगस, और बहुत छोटा सा एरिया है, क्योंकि ये पिक्चर है इसलिए इसमें काफ़ी बड़ी सी दिख रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट सा एरिया है. सो इंसिजरल टर्मिनालिस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज. इसीलिए कान में कोई भी सर्जरी करनी होती है या फिर सब ड्यूरल स्पेस में कोई भी सर्जरी आपको करनी होती है, सो जो इंसिजन लगता है वो इस पॉइंट पे लगता है, इंसिजरा टर्मिनालिस पे. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज. यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं है, तो हमें कोई कार्टिलेज काटने का काम नहीं है. यहाँ पे जस्ट स्किन काटा, स्किन के बाद आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, एंड देन वी कैन मूव अहेड. एग्जैक्टली मैंने देखी हुई है सर्जरी, सो यहीं पे ही काटते हैं. ठीक है, जब भी आपका परफोरेशन हो जाता है, कान में छेद हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक परफोरेशन हो जाता है, सो उसको ठीक करने के लिए जो इंसिजन लगाया जाता है, यहाँ से बाहर से कोई काम नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता, उसके हम पढ़ेंगे आगे, कि यहाँ से बाहर से एक इंसिजन लगाया जाता है. इस पॉइंट पे एक छोटा सा इंसिजन लगा के यहाँ से सारी सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, वेदर इट इज़ मेस्टोइड में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर सब एंडियोरल स्पेस में हो, या फिर आपके मिडिल ईयर या कोई भी सर्जरी हो. इन ऑल दोज केसेस द इंसिजन इज डन at this level at incisura terminalis, and this is done because it is devoid of cartilage. It just contains a loose connective tissue, so there is no cutting of the cartilage. जब कान हमने पढ़ा कान का एक काम था दैट इट कलेक्ट्स द साउंड एंड टेक्स इट थ्रू द दिस ऑडिटरी ट्यूब टू द मिडल एंड द इनर ईयर. ये तो एक काम था. दूसरा इसका काम क्या होता है, जो हमने भी पढ़ा, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंसिजन पर्सन. इंसिजन अगर आपको करना है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर इंसिजन. नेक्स्ट आता है कॉन्कल कार्टिलेज. कॉन्कल, ये आपका जो कार्टिलेज है, इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर टू करेक्ट द डिप्रेस नेजल ब्रिज. कभी कभी कुछ लोगों में, हम जब आप नोज पढ़ेंगे इंशाल्लाह फाइनल ईयर में, यूल फाइंड उसकी पैथोलॉजी में आता है, कभी कभी कुछ लोगों में नोज जो होती है वो डिप्रेस होती है. मोस्टली आपने ऐसा देखा नहीं होगा, हमेशा सबकी ऊंची ही नाक होती है. ठीक है, इसीलिए बोलते भी हैं ऊंची नाक वाले. सो जो आपकी नोज होती है, समटाइम इट्स गेट डिप्रेस्ड, द नेजल पार्ट, द नेजल बोन गेट्स डिप्रेस्ड. एक हम तो नहीं कहेंगे, डिप्रेशन बन जाता है. दैट डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, जस्ट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, वैसे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, बट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस दैट इज करेक्टेड. so concave cartilage is used for such प्रॉब्लम्स. यूजली कॉस्मेटिक पर्पस में मॉडल्स में ज़्यादातर देखा जाता है, मॉडल्स अपना नोज ठीक करवाते हैं. ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं जिसकी फैली हुई होती है, जो भी इस टाइप का काम हो. सो एनी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए जो स्किन है हमारी ईयर की, या फिर हमारा जो कार्टिलेज पार्ट है, दैट इज यूज्ड. इसको भी मैं देख चुकी हूँ, देख के चुके हैं एग्जैक्टली जो परफोरेशन होता है आपके अंदर. ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो परफोरेशन होता है, सो उसमें जो स्किन लगाई जाती है, मतलब उस परफोरेशन को क्लोज तो करना ही पड़ेगा. सो उस क्लोज करने के लिए बिहाइंड द ईयर, ठीक है, ईयर के जस्ट बिहाइंड, जहाँ पे आपका मेस्टॉइड पार्ट है, ठीक है, जस्ट मेस्टॉइड के ऊपर से हल्की सी हम स्किन निकालते हैं, एंड वी जस्ट पुट इट एट दैट प्लेस. दैट मीन्स जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे हम लगाते हैं. सो जो स्किन और हम कार्टिलेज जिसका यूज़ करते हैं एला ऑफ द नोज पे, आप लोग नोज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो नोज के नॉस्ट्रिल एरिया है, जो थोड़ा सा वाइडेंड पार्ट होता है. ठीक है, पहले आपकी नोज ऊपर से आ रही है पतली पतली, एंड देन नीचे की तरफ जब वो जाती है सबसे बिलो में, ठीक है, तो वहाँ पे दो एरिया हैं जो फैले हुए होते हैं थोड़े से, दैट आर कॉल्ड एज एला ऑफ नोज. सो यूजुअली उसकी भी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम किया जाता है या जो भी करवाते हैं लोग. सो इन दैट केस द स्किन एंड द कार्टिलेज इज टेकन फ्रॉम योर ईयर पार्ट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्मॉल अबाउट योर पिन्ना. ठीक है, पिन्ना में हमने सबसे पहला पढ़ा कि इट हैज लोब्यूल, दिस इज द लोब्यूल पार्ट. देन वी हैव द हेलिक्स. हेलिक्स के सामने है एंटी हेलिक्स, जो सुपीरियरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, द सुपीरियर क्रस एंड द इंफीरियर क्रस, एंड इन बिटवीन इज अ स्केफॉइड फोसा, और sorry, this is called as triangular fossa triangularis.
एंड स्किफाइड फोसा इज, आई थिंक दिस वन आई कंफर्म, आई थिंक, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया नहीं है, सो आई बिलीव दिस मस्ट बी द स्किफाइड फोसा, बट आई कंफर्म. Okay, and then we have, of course, the tragus, the elevation part, just anterior to the auditory tube, and in front is another elevation that is antetragus, and in between tragus and antetragus is a notch that is called as intertragic nos. Then we have incisura terminalis, that is this part between, this incisura terminalis is in between the tragus and the root of the helix. The root of the helix is also called as the crus of the helix. So any term can be used, don't get confused. So the root of the helix, जहाँ से helix शुरू हो रहा है and जहाँ पे tragus है, इन दोनों के बीच में जो छोटा सा area होता है, that is called as incisura terminalis. The depression herein is called as कौन का क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हम बता चुके हैं. फर्स्ट फंक्शन है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स. सेकंड इज incisura terminalis जो एरिया है that is used for incision purpose. Then third is conchal cartilage जो है, this cartilage, this part cartilage is used for depressed nasal bridge, किसी की nasal bridge just for cosmetic surgery, या फिर कोई एक्सीडेंट हो कुछ भी, इन दैट केस वी यूज कॉन्कल कार्टिलेज. हम कॉन्कल कार्टिलेज सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है, ऑलवेज यूज द सेल्फ कार्टिलेज. हम कभी किसी और का लेके नहीं यूज करते हैं. ऑफ कोर्स वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम सेल्फ यूज करेंगे सो रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे. सो वो हम कहाँ से लेंगे? सो दैट इज कॉन्कल कार्टिलेज. एंड ऑफ कोर्स वी यूज skin and cartilage for reconstructive surgeries, especially in case of this your perforated tympanic membrane के केस में हम ईयर की जो आपकी स्किन है उसको हम लेते हैं. एंड सिमिलरली हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं एल ऑफ द नोज के लिए हम यहाँ से कार्टिलेज भी ले सकते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस द पिना और द ऑरिकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर. Now next is the external acoustic metres or auditory tube. यहाँ से का आपका ये पूरा हो गया बाहर का ऑरिकल पिना. देन ये अंदर की तरफ जाता है. दिस पार्ट द छोटा सा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीटर. इसे एक्सटर्नल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव इंटरनल एकाउस्टिक मीटर्स ऑल्सो, जो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इनर ईयर पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ऑडिटरी ट्यूब इज दैट इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब. ये बिल्कुल सीधा सा एक ट्यूब नहीं है. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, द आउटर एंड द इनर पार्ट. सो जो इसका आउटर पार्ट होता है इसे समवट एस शेप्ड और सिग्मोइड, ठीक है, इट इज समवट एस शेप्ड होता है. सो जो आपका आउटर पार्ट है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियल. ऑफ कोर्स मीडियल तो जाएगा ही, बाहर से अंदर जा रहा है, दैट इज मीडियल. लेकिन सबसे पहले ये बाहर जब अंदर की तरफ जाता है दैट इज व्हेन इट इज मूविंग मीडियली, सो ये ऊपर और पीछे की तरफ जाता है. इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि किस तरह से जा रहा है. द ऑडिटरी ट्यूब का जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि घर में किसी को कान में दर्द हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखना है, ठीक है. आप नॉर्मल हाथ पकड़ के ऐसे देखेंगे आपको कुछ विजिबल नहीं होगा. सो इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी शुरू में जो आपका ये पार्ट है, आउटर पार्ट है ऑडिटरी ट्यूब का, इट इज़ ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहा है. अंदर तो जा ही रहा है लेकिन जो डायरेक्शन है वह ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है और पीछे की तरफ है. लेकिन जब हम बात करते हैं इनर ट्यूब की, तो जो आपका इनर ट्यूब होता है, जो इनर पार्ट होता है, दैट इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. यानी वो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आ रहा है, जहाँ अंदर ही रहा है लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाता है. अपवर्ड का बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाता है और बैकवर्ड यानी पीछे से आगे की तरफ आता है, ठीक है. तो आप अपने हाथों को इस तरह से रखिए कि आपके हाथ जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं. अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं तो स्ट्रेटली अगर अपना हाथ देखेंगे, सो इट इज गोइंग अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा. दूसरे हाथ से अगर आप बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड से बनाइए आपका आउटर पार्ट पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, और इसी तरह आपको जो इनर पार्ट है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है. तो इट इज समवॉट एस शेप्ड का होता है, थोड़ा सा सिग्मोइड होता है, नॉट एग्जैक्टली एस शेप्ड बट इट इज समवॉट सिग्मोइड. सिग्मोइड में हल्का सा स्लाइट कर्विंग होती है. सो दैट कर्व, जो आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे सो यू नेवर फाइंड दैट कर्व, ठीक है. आप हमेशा एक स्ट्रेट ट्यूब देखेंगे. It's very difficult to just show you the sigmoid shape, ठीक है. So always जब भी आप कभी नेट पे भी जाके सर्च करेंगे, never find a S shape or sigmoid shaped tube. But
ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब भी आप कान के अंदर देखते हैं, सो कान को देखने के लिए आपको हमेशा इसे पुल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। अब आप कभी भी कान में देखिएगा, आपके घर में सब है, सबके कान देखिएगा, तो हमेशा कान देखने का तरीका है, हमेशा कान को पकड़ के ऊपर खींचा जाता है और पीछे खींचा जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ आज आप लोग ये अपना एक एक्टिविटी देख लीजिएगा। सो एग्जैक्टली आपको कितना ऑडिटरी ट्यूब, मैं ये नहीं कह रही आपको कंप्लीट ऑडिटरी ट्यूब दिखेगा। ऑफ कोर्स यूज टॉर्च, विदाउट टॉर्च नथिंग इज विजिबल। यूज टॉर्च और फ्लैश लाइट एंड देन पुल द ईयर अपवर्ड, ऊपर की तरफ खींच के पीछे की तरफ खींचना है। सो आपको मोस्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और विजिबल में आपको मोस्टली ईयरबैग्स के अलावा शायद कुछ ना मिले, और मिलना भी नहीं चाहिए। देन इसकी बात करते हैं लेंथ पे। कमिंग बैक टू दिस लेंथ, सो लेंथ जो है दैट इज 24 mm। ठीक है, कोई सेंटीमीटर में इसकी लेंथ नहीं है, बहुत छोटा सा ट्यूब होता है, दैट इज 24 mm इन लेंथ होता है। फ्रॉम कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हम यहाँ से कॉन्का से हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सो दिस इज 24 mm इन लेंथ, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द बोनी पार्ट एंड द कार्टिलेजिनस पार्ट। यानी ये दो पार्ट से बना है, कार्टिलेज से बना है और बोन से बना है। सो द आउटर 1/3 होता है, दैट इज 8 mm जो होता है, दैट इज फॉर्म बाय द कार्टिलेज। अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये जो ब्लू पार्ट है दैट इज द कार्टिलेज, एंड दैट दिस कार्टिलेज इज नथिंग बट दिस इज द this is the same yellow elastic cartilage of the outer pinna। जो outer pinna था वही थोड़ा सा अंदर की तरफ extend करता है, and that is nothing but that forms the outer 1/3 of the bony that outer 1/3 of the external acoustic meatus। So this 1/3, that is 8 mm, is कार्टिलेजिनस, वाइल इनसाइड अगर हम जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो इट इज बोन। आपको क्लियरली एक बोन नजर आ रही है, दिस बोन, एंड सेम इज द केस हियर इन दिस बोन। ठीक है, सो दिस बोन हम कल पढ़ेंगे एग्जैक्टली मिडल ईयर में ये कौन सी बोन है, और आप भी पढ़ के आइएगा, बताइएगा ये कौन सी बोन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, so this is 8 mm and the 2/3 forms the temporal bone है। of course temporal bone का कौन सा पार्ट है आप मुझे बताइएगा। so this is the bony part ऑडिटरी मीटस का। नेक्स्ट आता है फिशर ऑफ सेंटोरिनी। व्हाट इज फिशर ऑफ सेंटोरिनी? अगर हम बात करें इसकी लोअर में, आप देखेंगे द कार्टिलेज जो है दे आर नॉट कंटिन्यूअस, देयर इज अ डेफिशिएंसी, देयर इज अ रेसेस इन बिटवीन। ठीक है, सो देयर आर टू रेसेस इन बिटवीन। ये जो कार्टिलेज, जैसे यहाँ से क्लियरली ऊपर से अगर देखें तो ये आपकी कंटिन्यूअस थी, in the lower part it is not continuous, there is a depression, there is not exactly a depression, there is a recess or deficiency or discontinuation in between, so this discontinuation is called as fissures of Santorini। तो फिशर ऑफ सेंटोरिनी जो होती है ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, यहाँ से आपके इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप अपने कान में हाथ लगाएंगे तो आपके ट्रैगस के नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे आपका अगर देखें मेनली तो आपका एक जॉइंट बन रहा है, विच जो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बन रहा है। इस जॉइंट के अगर आप अंदर देखें, जॉइंट तो बाहर की तरफ सुपरफिशियल, इसी में आप अंदर देखेंगे, सो यू विल फाइंड पैरोटिड ग्लैंड ओवर हियर। और ऐसे ही आप पीछे देखेंगे, बिल्कुल सेम पीछे, सो यू विल फाइंड अ मेस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, सो इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से, क्योंकि ये ओपनिंग है, क्लियर नॉर्मल सी बात है, आपको दिख रहा है ये ओपनिंग, एक ओपनिंग ये हो गई, एक ओपनिंग हो गई, तो इस ओपनिंग को आप रेसिस भी बोल सकते हैं, इस ओपनिंग को आप डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फिशर्स ऑफ सैंटोरिनी। और यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, यानी अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो पैरोटिड में और मेस्टोइड में चला जाएगा, और अगर पैरोटिड में या मेस्टोइड में कोई इन्फेक्शन है वो आपके ईयर में आ सकता है। सो दिस एरिया एक्ट्स एज अ रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फ्रॉम ईयर टू दिस एरिया, फ्रॉम दिस एरिया टू द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। One more important thing is this outer part contains thick skin। हमने बोला था स्किन कवरिंग होती है, तो ये जो यहाँ पे आउटर पार्ट 1/8 एरिया है, दिस आउटर 1/8 एरिया जो होता है इट इज कवर्ड बाय अ थिक स्किन लेयर। ठीक है, स्किन की काफी थिक लेयर होती है, वो थिक इस वजह से होती है बिकॉज इट कंटेन्स द हेयर फॉलिकल्स। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बॉयज में आप देखेंगे मोस्ट कॉमन है कि बॉयज के कानों में थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं,
गर्ल्स में भी होते हैं बट रूए टाइप होते हैं, बट बॉयज़ में आप ऐसे जो एडल्ट्स हैं उनमें आप देख सकते हैं, या बहुत ओल्ड पीपल हैं उनमें आप देखेंगे, यू विल फाइंड एंड ईयर हेयर फॉलिकल्स है तो आपको हेयर्स प्रेजेंट है। कहीं पे भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो वहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। सिबेशियस ग्लैंड्स के अलावा यहाँ पे एक और टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड्स जो है ये सेरुमिन रिलीज करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट एट एक्ट्स एज अ दैट फॉर्म्स और सिक्रीट्स वैक्स। अब ये वैक्स जो है, वैक्स अगर हम ईयर वैक्स की बात करें, ठीक है, जो कान का मैल होता है जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट ईयर वैक्स। तो ये जो आपका ईयर वैक्स है, इट कंप्राइजेस ऑफ सेरुमिन प्लस सेक्रेशन फ्रॉम सिबेशियस ग्लैंड। यानी दो ग्लैंड जो है आपके सेरुमिन, सेरुमिनस और सिबेशियस ग्लैंड, इन दोनों का सेक्रेशन टुगेदर फॉर्म्स ईयर वैक्स। एंड दिस ईयर वैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा सो क्या हो सकता है, ये जो आपका ईयर वैक्स होता है ये रिपेलेंट का काम करता है फॉर इंसेक्ट्स। आप देखेंगे आप सो रहे हैं कुछ भी हो, आपको कुछ कहीं पे भी कोई भी कीड़ा जा सकता है बट आपके कानों में बहुत कम कीड़े जाते हैं। मच्छर है कहीं भी जा सकता है बट वो यहाँ नहीं जाता। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ ईयर वैक्स। जो ईयर वैक्स है इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट रिपेल्स द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जाते ही नहीं है वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर वैक्स that is formed by ceruminous and sebaceous gland together. Now coming, this is all about the outer part. Outer part में हमने दो चीज पढ़ी. There is fissure of Santorini that spread infection to and fro from hair to hair and hair to hair in both the directions. Then we have a thick layer of skin only in the outer part, not in the inner. Inner में thin हो जाती है ये because there is no hair follicle and the gland. So यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन को ज्यादातर बोलते हैं फ्रंकल या बॉयल, ठीक है। एक टर्म यूज किया जाता है फ्रंकल एंड बॉयल, दैट इज मीन्स इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन जो है मोस्टली जो होता है बैक्टीरियल होता है या फंगल होता है। सो बैक्टीरिया में आपकी सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। आप देखेंगे आपके कान में कभी भी दाना होता है, दैट इज नथिंग बट फ्रंकल और बॉयल। सो वो यूजुअली आपके आउटर पार्ट में होता है, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो है सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस, तो वो इन्फेक्ट ज़्यादातर आपके हेयर फॉलिकल्स को यहाँ पे करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, फ्रॉम पैरोटिड को जा सकता है, मेस्टोइड को भी जा सकता है। लेकिन कभी अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट मम्स हो जाए या कुछ भी हो, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड चांसेस होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर बीच में रास्ता है तो आएगा ही। चांसेस आधे हैं कि यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ आ जाए और यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ चला जाए। कमिंग टू द इनर पार्ट, ये आपकी आउटर पार्ट जो होता है, जो ऑडिटरी ट्यूब होता है, जब भी अंदर की तरफ जाता है, so there is a membrane that separates the middle ear from the outer part. So this membrane is called as tympanic membrane. This is tympanic membrane. Tympanic membrane और जो बोनी पार्ट है हमने इसको बताया, ये था आपका अप्रॉक्स 2/3 दैट इज 16 mm का होता है। ये 16 mm को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, 6 mm फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज लेटरल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड देन द 10 mm। जो आपको 6 mm फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अगर आप 6 mm इस साइड मूव करेंगे, लेटरली मूव करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका ये बोनी डिप्रेशन बोनी पार्ट होता है, ये जो होता है ये जो आपका मीटस होता है, जो आपका ट्यूब है, उसे पतला कर देता है थोड़ा सा। That patla part is called as isthmus. So what exactly is isthmus? Isthmus is nothing but it is the inner part of the auditory tube 6 mm from the tympanic membrane that is narrowed. ठीक है, यहाँ पे ये ट्यूब जो है 6 mm फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नैरो हो जाता है। अब नैरो पार्ट को हमने एक टर्म दे दिया दैट इज कॉल्ड एज isthmus. इस्थमस की अगर हम बात करेंगे तो इस साइड भी वाइट ट्यूब है और आगे भी जाएंगे तो वाइट ट्यूब है, ठीक है। सो दिस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, दिस नैरोड पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। एक टर्म यूज होता है, एक टर्म की बात बाद में करते हैं, जो आपका वैक्स होता है, ठीक है, जब तक वो आउटर पार्ट में रहता है और बिफोर इस्थमस के लेटरल में रहता है, इट इज इजी टू रिमूव इट। वंस इट लॉजेस समवेयर हियर, अगर इस्थमस को क्रॉस करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द 6 mm एरिया में अगर कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, ठीक है, कोई मोती चला जाए, कुछ भी हो, या आपका वैक्स जो है वो यहाँ आ जाए, सो दिस एरिया में जब आ जाता है थिंग्स आर डिफिकल्ट टू
रिमूव। कोई भी चीज़ पड़ी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स एयर जा रहा है, मॉइस्चर जा रहा है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी आ जाती है, सो इट विल अफेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देन देर इज फोरामेन ऑफ हुश्के। व्हाट इज फोरामेन ऑफ हुश्के? फोरामेन ऑफ, जैसे आपने यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये आपके फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी था, ऐसे ही यहाँ पे एंटीरो इन्फीरियर। देखिए ये जो आपका ईयर है, जो ट्यूब है, दैट इज सर्कुलर। सो टेरिकुलर में आप देखिए एंटीरियर सरफेस में इन्फीरियरली, यानी सामने की तरफ होगा, और इन्फीरियर नीचे की तरफ एक रेसेस होता है, एक डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ हुश्के। जो फोरामेन ऑफ हुश्के है ये आपका बोनी पार्ट में प्रेजेंट होता है। मोस्टली देखा गया है कि ये सिर्फ 4 साल के बच्चे होते हैं उनमें ओपनड होता है, बाद में फ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एडल्ट्स हैं जिसमें ये ओपन पेटेंट यानी पाया गया है। सो फोरामेन ऑफ हुश्के भी काम यही है, इसका काम भी सेम एक ही है कि यहाँ से भी इन्फेक्शन जो है वो आपके टेम्पोरल बोन में जाएगा फ्रॉम हेयर, नीचे से, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, सो इट विल गो टू द लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। कल हम बात पढ़ेंगे ये कौन सी बोन का कौन सा पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज फोरामेन ऑफ हुश्के। सो व्हाट इज एग्जैक्टली फोरामेन ऑफ हुश्के? फोरामेन ऑफ हुश्के जो है वो जो हमने आगे का 6 mm एरिया पढ़ा था, ये जो 6 mm एरिया है ये थोड़ा वाइडेंड होता है, इसे हम बोल सकते हैं एंटीरियर रेसिस, ठीक है। रेसिस कहते हैं खाली जगह को। तो एंटीरियर रेसिस में ऑफ कोर्स दिस इज अ गोल ट्यूब है कंप्लीट। अगर आपका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3D स्ट्रक्चर में आपका ये होल ट्यूब है। इस होल ट्यूब में जो एंटीरियर सरफेस है, सामने की सरफेस है, उसमें नीचे की तरफ एक और ओपनिंग होती है, एक और ऐसी रेसिस, एक डेफिशिएंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ हुश्के। सो फोरामेन ऑफ हुश्के से भी आपका जो इन्फेक्शन है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल ईयर। वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स, द ऑरिकलर पिन्ना, ठीक है। इसके कंप्लीट कितने पार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है, डायग्राम से याद करो। वी हैव लोब्यूल, वी हैव हेलिक्स, वी हैव एंटी हेलिक्स, वी हैव ट्रैगस, वी हैव एंटी ट्रैगस, एंड देन वी हैव 2 फोसा, द कॉन्का एंड द ट्रायंगुलर फोसा, फोसा ट्रायंगुलरिस। एंड इसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी यही है, इंसिजरा टर्मिनालिस, जो इट एक्ट्स एज अ पॉइंट फॉर इंसिजन फॉर एनी सर्जरी इन मिडल ईयर और इन द सबड्यूरल स्पेसेस। देन इसको, इसके स्किन को और इसके कार्टिलेज को फॉर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, फॉर कॉस्मेटिक पर्पस जो भी हम करते हैं, या अगर देखो यूजुअली इट इज़ डन फॉर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, दैट इज़ फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। बट कभी किसी को क्या बोलते हैं आपका एक्सीडेंट केस में भी इसे अगर ठीक करना है तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज द आर ईयर फॉर द सेम। कान की स्किन को, कान में जो आपका इलास्टिक कार्टिलेज है, बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर ग्राफ्टिंग पर्पस। देन इज एक्सटर्नल अकाउटिस मीटर, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। द आउटर दैट इज 8 mm is the cartilaginous part, that is, then this cartilaginous part is nothing but this is the continuation, ठीक है, continuation of the auricle part, and it contains some recesses or deficiencies in the lower part, and this deficiency is called a fissure of Santorini, जिससे to and fro movement होता है infection का. And then we talked about the thick skin over this area that contains the hair follicles, the ceruminous gland and the sebaceous gland that forms the earwax, and this earwax acts as a repellent to insects. Coming inside to the bony part, 6 mm from the tympanic membrane laterally, ठीक है, एक narrowed part आता है, एक constricted part आता है, that is called as isthmus. Anterior to this or the 6 mm is called as anterior recess. Now this anterior recess antero-inferiorly contains a deficiency that is called as foramen of Huschke, and this foramen of Huschke is present up to the age of 4 or may be present in adults, but usually it is present only up to the age of 4. एंड ऑफ कोर्स इसका भी एक ही काम है, दैट इज स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम आउटर टू द इनर. अब यहाँ से इन्फेक्शन तो सिर्फ तभी आपका इधर जाएगा जब यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी या फिर आपका कोई भी डिस्चार्ज आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाए. एंड फॉरेन बॉडी और डिस्चार्ज हेयर इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ रिमूव करते हैं, चांसेस ऑफ डैमेज टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मोर.
So this was all about your external ear. Any problem up to this? Tomorrow we'll start with the blood and the nerve supply of the external ear. हम साथ साथ कर लेंगे blood supply की, nerve supply की and the tympanic membrane. 3 चीज़ें हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कल.